स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। और वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। तो ये सारी जो बातें थी वो लेखिका की नानी के बारे में बताई गई हैं कि इनके कारण ही लेखिका अपनी नानी से प्रभावित हुई, क्योंकि उनकी जो नानी थी वो अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इससे पता चलता है कि उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। दूसरा, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, हाँ साक्षी बोलो। बोलो मैम, साक्षी। अनीता मैम ने क्वेश्चंस लिखवाए थे, क्वेश्चंस के आंसर लिखवाए थे, वो आंसर लिख सकते हैं? हाँ लिख लो, क्या लिखवाया था? मैम, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन वह चार दीवारी में रहकर भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती थी। जब लेखिका की शादी की बात आई, तब लेखिका की नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। हाँ इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तिगत से प्रभावित हाँ थी। ठीक है, वही मैंने बताए हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना बेटा अपनी अपनी, सब अपनी लैंग्वेज में बताते हैं ना, पॉइंट सारे वही है। ठीक है, ओके क्लियर? मैम। हाँ वो भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको लर्न हो जाए, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। कि लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। तो देखो, प्रत्यक्ष रूप से एक होता है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, यानी हम सीधा सीधा लड़ाई करते हैं, जैसे झांसी की रानी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, खूब लड़ी वो तो, है ना। लेकिन एक होता है हम सामने से भाग ना लेकर, लेकिन पीछे रहकर भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं अपने देश के लिए। तो लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग न ले सकी। उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलन में भाग ले सके, परंतु उन्होंने उनमें स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजियत को नहीं स्वीकारा। अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजी रहन सहन को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। अंग्रेजी जीवन शैली में भाग नहीं लिया। और उससे भी सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अपनी जो संतान थी, अपनी जो बेटी थी, उसको अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त कराकर उसकी शादी एक क्रांतिकारी से करा दी, ताकि बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सके। तो इस तरह से उनकी देश की आजादी में भागीदारी रही, आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। क्लियर? आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है उनके बारे में, क्योंकि उनकी जो नानी थी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, यानी सामने से वो लड़ाई में नहीं कूदी, आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके मन ही मन में आजादी के आंदोलन की भावना पनप रही थी। वो अंग्रेजियत से कभी प्रभावित नहीं हुई, और उसने अपनी बेटी की शादी भी अंग्रेज भक्तों से ना करवाकर उसने एक स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी की शादी करवाई, ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे अपने देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर लिख लें। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट साक्षी? चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखो। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। अब लेखिका की माँ के बारे में बताना है आपको, उनकी विशेषताएं बतानी है कि वो कैसी थी, लेखिका की माँ कैसी थी। तो देखो, लेखिका की माँ, इस पार्ट के अंदर हमें मेन रूप से तो दो विशेषताएं सामने आई थी लेखिका की माँ के बारे में। पहली क्या थी कि जो लेखिका की माँ जो थी
वो हमेशा सत्य बोलती थी, सच बोलती थी। और दूसरा, वो दूसरों की बातों को गोपनीय रखती थी, यानी औरों को नहीं बताती थी किसी की भी बात को। तो मेन तो उनकी दो विशेषताएं हैं, उन दोनों को कैसे लिखोगे वो देखो, और इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और है वो देख लीजिए। तो देखो, लेखिका की जो माँ थी वो हमेशा सत्य बोलती थी, इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी, उसे सार्वजनिक नहीं करती थी, यानी किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। और उनमें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। उनकी माँ खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। उनकी माँ में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। इसी से वे परिजात सी लगती थी, यानी लेखिका ने अपनी माँ को परिजात सी, आया परिजात एक वर्ड आया है, परिजात एक फूल का नाम होता है, फूल होता है परिजात का। तो एक सेकंड, परिजात का फूल होता है, तो उन्होंने अपनी माँ को परिजात के समान बताया है, यानी जिस प्रकार से जो परिजात का फूल खूबसूरत होता है, उसके समान ही उसकी माँ में नजाकत थी, खूबसूरती थी, ईमानदारी थी। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को परिजात सी, यानी उपमा दी है, परिजात के समान लगती थी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको अपने आप बना के फिर आप लिख लेना पैराग्राफ में। क्लियर है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि लेखिका की माँ की निम्नलिखित विशेषताएं थी। लेखिका की माँ हमेशा सत्य बोलती थी, इससे इसके कारण ही परिवार के सदस्य उनका आदर करते थे। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी, किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। उनमें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। और लेखिका की जो माँ खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था उनमें, इसी से वे परिजात सी लगती थी, इसी के कारण। और एक और भी लिख सकते हो कि लेखिका की माँ खादी की साड़ी पहनने वाली आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। वो हमेशा खादी की साड़ी पहनती थी, तो गांधी जी के सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया था। यानी उनके पिता का भी जो रहन सहन का प्रभाव उनकी बेटी पर नहीं पड़ा था, उनकी माँ पर नहीं पड़ा था, वो भी खादी की साड़ी ही पहनती थी। तो ये सब उनकी माँ के बारे में आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था, अब वो बताना है आपको। तो देखो, लेखिका की जो दादी थी उनके घर का माहौल कैसा था। उसकी जो दादी का घर का माहौल बिल्कुल अलग था, अन्य घरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। खुद दादी ने भी अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। और घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की माँ को भी परिवार के लोग मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में डाल देना, धार्मिक था, क्योंकि दादी स्वयं नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उनके घर का माहौल साहित्यिक भी था। साहित्यिक का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाला, किताबों वाला। कि लेखिका की माँ पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की माँ का आदर कम नहीं हुआ। तो ऐसा उनका घर का माहौल था। उसकी दादी के घर का माहौल आपको लिखना है कि वहां पर सबको अपनी अपनी आजादी थी, सब लीक से हटकर चलने की सबको छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, स्त्रियों का आदर सम्मान किया जाता था। लेखिका की जो माँ थी उनको भी घर के परिवार के लोग मानते थे। उनके घर का माहौल धार्मिक था, क्योंकि उसकी दादी रोजाना मंदिर जाया करती थी। उनके घर का माहौल साहित्यिक भी था, क्योंकि लेखिका की माँ पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में उनका समय व्यतीत होता था। और उनके घर में स्त्रियों का इतना अधिक सम्मान किया जाता था कि लेखिका की माँ की 5-5 लड़कियां पैदा होने पर भी उनका आदर घर में कम नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इनके घर का माहौल लिख सकते हैं। क्लियर? वीडियो कैसे होना। नेक्स्ट देखो, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। यही क्वेश्चन मैंने घुमा के अभी आपसे पूछा था
कि परदादी ने अपने पतोहू के लिए क्या मन्नत मांगी, तो उसने लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। हमने ये पाठ पढ़ा, दादी के बारे में भी पढ़ा। अब हमें खुद सोच के बताना है कि ऐसा क्या रीजन रहा होगा जो दादी ने अपनी पतोहू के लिए लड़की होने की मन्नत मांगी। क्या ऐसी क्या रीजन रहा होगा। तो देखो, पाठ को पढ़कर हमें लगता है कि लेखिका की जो परदादी हैं ने अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना और समझा होगा। यानी उनके साथ भी कभी ऐसा तिरस्कार हुआ होगा, भेदभाव हुआ होगा लड़की होने पर, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को महसूस किया। और उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़कियों का इतना तिरस्कार क्यों होता है, कब उनका सम्मान होना शुरू होगा। इसीलिए उन्होंने इस भावना को अपने घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। यानी उनके मन में ये भावना आई कि मतलब कब लड़कियों का सम्मान होगा, कब उन्हें देवी के समान पूजा जाएगा, तो क्यों ना इसकी शुरुआत अपने ही घर से की जाए। और उसने समाज में ये उसने समाज में यह भाव भरना चाहा होगा कि यहाँ जहाँ लड़कियों का सम्मान होता है वही ईश्वर निवास करते हैं। जैसे एक कहावत है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। तो वो समाज को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती थी, समाज के लोगों को इस बात को बताना चाहती थी, उनके ऊपर भी यही प्रभाव डालना चाहती थी कि जहाँ पर लड़कियों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। तो या फिर परदादी ने यह भी सोचा होगा कि अगर लड़कियों का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। तो उस समय में उन्होंने इस तरह की ऐसी सोच रखी होगी, तभी उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी। वरना तो आज भी आप देखते हो कि हम अपने घरों में भी दादी नानी से सुनते, कभी वो ये नहीं कहती कि मुझे पोती हो, सब ये सोचती है मुझे पोता हो, चाहे कुछ भी ना करे वो, लेकिन फिर भी उनके माइंड में यही होता है कि मुझे पोती ना हो, कोई लड़की की कामना नहीं कर। तो उस समय में आज से 50 60 70 साल पहले, मतलब लेखिका जब बहुत छोटी